दोस्तों, गुप्ता जी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे यूपी ट्रिपल सी द्वारा कंडक्ट कराए जूनियर इंजीनियर्स के प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम 2015 के पेपर्स, 2016 और 2016 का पेपर जो 2021 में हुआ है उसके हिंदी के प्रश्न पत्र देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे 2015 का पेपर, जिसमें पहला क्वेश्चन है, जो मोक्ष चाहता हो के लिए शब्द है। इसका सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन नंबर ए, मुमुक्षु। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वह व्यंजन है, तो वह व्यंजन एक अंतस्थ व्यंजन है। ये मुख्यतः य, र, ल और व होते हैं। स्वर्ण शब्द है, तो स्वर्ण शब्द एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द होता है स्वर्ण। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जबान पर लगाम न होना, तो इस मुहावरे का सही अर्थ जो होगा वो होगा अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अरण्य चंद्रिका, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, निष्प्रयोजन पदार्थ है ये। और अरण्य चंद्रिका का अर्थ होता है ऐसी चंद्रिका जिसे देखने या समझने वाला कोई ना हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द है, तो उसे कहते हैं अप्रमेय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रमेय। अप्रमाणित का अर्थ होता है जो प्रभावित न हो, और अप्रमाणिक का अर्थ होता है जिसका कोई प्रमाण न हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, तो पतित उसका सही अर्थ है, यानी ऑप्शन नंबर ए। सटपट का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका पर्यायवाची होता है भ्रमर। अब भ्रमर के अन्य जो पर्यायवाची होते हैं वो होते हैं मधुप, मधुव्रत, मधुकर और सिलीमुख। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है, तो गणेश का पर्यायवाची धनद नहीं होता है, क्योंकि विनय, एकदंत और लंबोदर ये तीनों गणेश के पर्यायवाची होते हैं। और धनद का अर्थ होता है कुबेर, जिसके अन्य पर्यायवाची होते हैं राजराज, धनाधिप इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, तद्भव शब्द है, तो इसमें तद्भव शब्द जो है वो कांच है, क्योंकि इसका जो तत्सम शब्द होता है वो होता है कांच, जबकि सकट, घात और गोपाल ये तत्सम शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो है ऑप्शन नंबर डी, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया है, ये करेक्ट वाक्य है। जबकि ऑप्शन नंबर ए, बी, सी में अधिकांश के साथ भाग भी दिया है, ये बिल्कुल तरह से गलत है, क्योंकि अधिकांश में अंश जो भाग है वो एक तरह से भाग ही होता है, तो ये दोनों शब्द का अर्थ एक ही है, इसलिए तीनों वाक्य जो है ऑप्शन नंबर ए, बी और सी ये गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, सही वर्तनी है, तो इसमें सही वर्तनी जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, अध का विलोम है, तो अध का जो विलोम होता है वो रति होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है, तो बहुब्रीहि समास होता है ऑप्शन नंबर ए, वीणा पानी, क्योंकि इसका जो अर्थ होता है वो समास विग्रह करेंगे तो वो होगा वीणा है जिसके हाथ में, अर्थात सरस्वती। अब बहुब्रीहि समास उसे कहते हैं जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते, जबकि तीसरा कोई पद प्रधान होता है, तो इसमें सरस्वती है। जबकि ऑप्शन नंबर जो बी दिया है दुमाता, इसका समास विग्रह जो होगा वो होगा दूसरी है जो माँ, अर्थात दीर्घु समास। ऑप्शन नंबर सी, लाल पीला,
तो इसका समास विग्रह होगा लाल और पीला यानी द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर डी विद्याभ्यास, तो इसका जो समास विग्रह होगा वो होगा विद्या का अभ्यास यानी तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो सूर्य का पर्यायवाची जो शब्द है वो मरीचि नहीं होता है, क्योंकि मरीचि में सूर्य की किरण होती है या किरण, जिसके अन्य पर्यायवाची होते हैं किरण, ज्योति, प्रभा, रश्मि, दीप्ति, जबकि मार्तंड, पतंग और केसरी का अर्थ सूर्य होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, पवन का संधि विच्छेद होगा? तो पवन का संधि विच्छेद होगा पो धन अन यानी अयादि संधि। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है? तो इसमें जो विद्याभ्यास है ये कर्मधारय समास नहीं है, क्योंकि विद्याभ्यास में तत्पुरुष समास होगा और इसका समास जो विग्रह होगा वो होगा विद्या का अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? तो आंख का पर्यायवाची अतुल नहीं होता है, जबकि चक्षु, असी, अच्छी और दृग ये तीनों आंख के पर्यायवाची होते हैं। अतुल का अर्थ होता है असीम या असमान। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, सुशिक्षित में उपसर्ग है? तो उपसर्ग शब्द हमेशा शब्द के पूर्व में लगाए जाते हैं यानी पहले लगाए जाते हैं, तो इसमें जो उपसर्ग होगा वो होगा सु और इसका मूल शब्द जो होगा वो होगा शिक्षित। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो चंद्रमा का पर्यायवाची सरोज नहीं होता है, जबकि मयंक, सुधांशु, इंदु ये चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। और सरोज का अर्थ होता है कमल, जिसके अन्य पर्यायवाची होते हैं पंकज, नीरज, जलज, अंबुज और नलीन। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, फूल का तत्सम है? तो फूल का तत्सम जो शब्द होता है वो होता है पुष्प। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, कर्म का तद्भव शब्द बताइए? तो कर्म का जो तद्भव शब्द होता है वो काम होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कमल का जो पर्यायवाची है वो वारिद नहीं होता है, जबकि पंकज, अंबुज, पदम ये सभी कमल के पर्यायवाची है। वारिद का अर्थ होता है बादल, जिसके अन्य पर्यायवाची होते हैं मेघ, घन, पयोद, वारिद इत्यादि। धड़ाक में प्रत्यय है? प्रत्यय शब्द हमेशा शब्द के अंत में लगाए जाते हैं, तो इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है वो होगा आक शब्द, क्योंकि इसका जो मूल शब्द होता है वो धड़ होता है और आक प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, दृष्टि न होने से सूखा पड़ने की आशंका है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, अमी का तत्सम रूप है? तो अमी का तत्सम रूप जो होता है वो होता है अमी, अमृत, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, रूस में एक बार क्रांति हुई? तो क्रांति जो शुद्ध रूप है लिखने का वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, दूध जमने पर सही रूप में परिणत हो जाता है या रूपांतरण हो जाता है, जिसका परिणत हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, बेमेल को छाटिए? तो इसका जो करेक्ट वाक्य होगा ऑप्शन होगा वो होगा चंद्रकांता, क्योंकि सेवा सदन, निर्मला और गोदान ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास है, जबकि चंद्रकांता है ये देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित उपन्यास है, इसलिए यह एक अलग है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए में कौन सा रस है? तो यहाँ पर साफ तरह से लिखा गया है करुण रस होगा, क्योंकि यहाँ बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की करुणा के बारे में बताया गया है कि वो कृष्ण सुदामा की दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण रोने लग गए, तो यहाँ पर कृष्ण की करुणा के बारे में बताया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, स्वर संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि का उदाहरण अन्वय है, क्योंकि इसका जो संधि विच्छेद करेंगे होगा अनुधन अय यानी यण संधि, और जो
ऑप्शन तीनों दिए हैं वो व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो ग शब्द जो है वो ऊष्म व्यंजन नहीं है, यह एक घोष ध्वनि है। जबकि स, बड़ा स, मूर्धन्य स और छोटा स और ह ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, संयुक्त व्यंजन अज्ञा बनता है। तो ये बनता है ज और यहाँ से, और संयुक्त व्यंजनों की संख्या जो होती है वो 4 होती है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो हिंदी की उपभाषा मराठी नहीं है, जबकि पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और राजस्थानी इसकी उपभाषा है। शुद्ध शब्द है, तो यहाँ पर शुद्ध शब्द जो है वो उपर्युक्त है, जबकि ऑप्शन नंबर ए में अनाधिकार दिया है, जबकि इसका जो शुद्ध शब्द होता है वह अनधिकार होता है। ऑप्शन नंबर बी दिया अहिल्या, जिसका शुद्ध शब्द होता है अहल्या। यहाँ ऑप्शन नंबर सी दिया अंतर्ध्यान, जिसका शुद्ध रूप शब्द होता है वो होता है अंतर्धान। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, कला और अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो इसमें 3 विशेषण है, जहाँ पर अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय ये तीनों विशेषण शब्द है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, कौन तुर्की शब्द नहीं है? तो यहाँ पर जो डेरा शब्द है ये तुर्की शब्द नहीं है, यह देशज शब्द है, जिसका अर्थ होता है रुकना या पड़ाव डालना। जबकि ऑप्शन नंबर ए बावर्ची, बेगम और दरोगा ये सभी तुर्की शब्द है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, कमल का पर्यायवाची है। तो कमल का पर्यायवाची जो होता है वो नीरज होता है, जिसके अन्य पर्यायवाची होते हैं कमल, पंकज, सरोज, नीरज, नलिन। जबकि ऑप्शन नंबर ए में दिया अंबर, अंबर का अर्थ होता है आकाश, जिसके अन्य पर्यायवाची होते हैं आकाश, आसमान, नभ, गगन। ऑप्शन नंबर बी में दिया है दिनकर, जिसका अर्थ होता है भास्कर या सूर्य, दिवाकर, प्रभाकर, भानु, सविता। ऑप्शन नंबर डी दिया है पुष्प, इसके अर्थ होता है फूल, जिसके अन्य पर्यायवाची होते हैं सुमन, कुसुम, मंजरी, प्रसून। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, रिजु का विलोम है। तो रिजु का अर्थ होता है सीधा, जिसका विलोम होगा वक्र, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास जो है ऑप्शन नंबर बी में है आशातीत, जिसका समास विग्रह होगा आशा से अतीत, यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर ए अजन्म, जिसका समास विग्रह होगा जन्म भर, यानी अव्ययी भाव समास। शीतोष्ण, शीत और उष्ण यानी द्वंद्व समास। अष्टाध्यायी, 8 अध्याय है जिसमें, यानी द्विगु समास। अब देखते हैं यूपी ट्रिपल एससी जेई 2016 का पेपर, जो 2016 में हुआ था, जिसका पहला क्वेश्चन है इच्छु का तद्भव रूप है। तो इसका जो तद्भव रूप होगा वो होगा ईख, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, रेलगाड़ी शब्द है। तो रेलगाड़ी एक संकर शब्द है, क्योंकि संकर शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो 2 अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना होता है। यहाँ पर रेलगाड़ी है, तो जो रेल शब्द है वो फ्रेंच शब्द है, और जो गाड़ी शब्द है वो हिंदी शब्द है, अर्थात संकर शब्द है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, थोक का पर्यायवाची है। तो थोक का पर्यायवाची जो शब्द होगा वो पर्यायिक होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विभु का पर्यायवाची है। तो विभु का पर्यायवाची होता है सर्वव्यापक, नित्य, यानी ऑप्शन नंबर ए। या इसके अन्य जो पर्यायवाची होते हैं वो होते हैं ईश्वर, प्रभु आदि। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, व्यास का विलोम शब्द है। तो व्यास का विलोम शब्द होगा समास, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका जो सही अर्थ होगा वो होगा ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो भुजंग का पर्यायवाची शब्द गरुण नहीं है, क्योंकि गरुण का जो अर्थ होता है
वो होता है खगोश, पत्रगरी, उर्मरी, विषमुख, ये इसके पर्यायवाची होते हैं। और भुजंग का अर्थ होता है सर्प, यानी इसके अन्य जो पर्यायवाची होते हैं वो होता है व्याल, सर्प, पनंग इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में से एक खंड में त्रुटि है, उसे छाटिए। तो दिया है राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। तो यहाँ पर इसमें कोई भी भाग गलत नहीं है, जबकि विभाग ने इसका आंसर जो दिया है वो दिया है कि भीख मांगी। क्वेश्चन नंबर 8-9 देखते हैं। कल 27 अगस्त को कौन तारीख होगी? तो यहाँ पर जो सी भाग दिया है तारीख, यह गलत होगा, क्योंकि 27 अगस्त खुद एक तारीख है। तो यहाँ पर तारीख की जगह पर दिन होना चाहिए, अर्थात इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा कल 27 अगस्त को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय अवध रखना चाहिए। तो इसमें जो सही वाक्य है वो है ऑप्शन नंबर सी, अवध रखना चाहिए। यह गलत है, क्योंकि इसके जगह होना चाहिए शब्द रखना चाहिए, से शब्द रखना चाहिए। तो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय से शब्द रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है इसमें कोई त्रुटि नहीं है, जबकि विभाग ने दिया है, इसका जो आंसर दिया है वो समय के सदुपयोग दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ न होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो दिया है बेकार में, यह सही होगा, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। इसका शुद्ध वाक्य होगा धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर कोई लाभ न होगा। यहाँ व्यर्थ और बेकार शब्द एक ही साथ है, तो यहाँ पर बेकार शब्द नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? तो ऋतु शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष से कौन से हैं? तो विशेष से जानते हैं जिसकी विशेषता बताई जाए। तो यहाँ पर घर की विशेषता बताई गई है कि वह बड़ा है, आदमी की विशेषता बताई गई है कि वह छोटा है, और वस्त्र की विशेषता बताई गई है कि वह नीला है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। वाच्य होते हैं, तो वाच्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए, जिसमें कृतिवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृतिवाच्य उन वाक्यों कहते हैं जिसमें क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो, जिसमें कर्ता प्रधान होता है। जैसे राम स्कूल जाता है, तो यहाँ राम करता है, तो यहाँ पर कृतिवाच्य है। दूसरा होता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में जिसमें कर्म प्रधान हो, जैसे राम को पैसे दिए गए, तो यहाँ पर पैसा जो है वो कर्म है, तो यहाँ पर कर्मवाच्य होगा क्योंकि इसकी प्रधानता है। तीसरा होता है भाववाच्य, जहाँ पर न कर्ता और न ही कर्म प्रधान हो, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान होता है। जैसे सीता से हंसा नहीं जाता है, तो यहाँ पर भाववाच्य है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्न में भाववाच्य बताइए। तो यहाँ होगा अब चला जाए, यहाँ पर भाववाच्य होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। समुच्चय बोधक को कहते हैं। तो समुच्चय बोधक उन शब्दों को कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, जैसे और, लेकिन, परंतु, किंतु। ये सब जो है ये समुच्चय बोधक शब्द है, अर्थात यह अविकारी शब्द भी कहते हैं, क्योंकि इनके कर्ता के लिंग वचन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता वाक्यों में। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हिंदी में वचन होते हैं, तो हिंदी में 2 वचन होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी, जो एक वचन और बहुवचन, जबकि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्न में से सममात्रिक छंद कौन सा उदाहरण है?
तो सममात्रिक छंद उन्हें कहते हैं जिसमें हर खंड में मात्राओं की संख्या समान हो। तो हम जानते हैं कि चौपाई जो है इस सममात्रिक छंद है, क्योंकि चौपाई के चारों चरणों में 16 मात्राएं होती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो कमला जो है ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि कमला का जो अर्थ होता है वो होता है लक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। तो उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें उ धन द धन य धन आ धन न धन अ यानी उद्यान। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, सरयुर्मी में संधि है। सरयुर्मी में दीर्घ संधि होती है, क्योंकि इसका जो संधि विच्छेद करेंगे वो होगा सरयू धन उर्मी, यानी छोटा बड़ा उ प्लस छोटा उ मिलकर बड़ा उ बनाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, निम्न में से किस धातु से भाषा बनती है। तो हम जानते हैं भास धातु से भाषा बनती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, धातुस्मा में प्रयुक्त संधि है। तो धातुस्मा में दीर्घ संधि है, क्योंकि इसका जो संधि विच्छेद करेंगे वो होगा धातु धन उष्मा, यानी छोटा उ और छोटा उ मिलकर बड़ा उ बनाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। तो वो बनता है कर्मधारय समास, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं। तो उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास, क्योंकि इसका कोई अन्य यानी तीसरा पद प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, उपसर्ग को कहते हैं, उपसर्ग को शब्दांश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि की आवश्यकता भाषा लिखने में होती है। जैसे हिंदी भाषा होता है तो इसकी जो लिपि होती है लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा है वो रोमन विधि में लिखी जाती है। उर्दू भाषा है जो वो फारसी लिपि में लिखी जाती है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका बी भाषा लिखने में करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, खड़ी बोली निकली है। तो खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी से निकली है, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां है। तो हिंदी भाषा में कुल 52 लिपियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, मध्य स्वर को कहते हैं। तो मध्य स्वर अ को कहते हैं, और मध्य स्वर उन सब स्वरों को कहते हैं जिनका उच्चारण जीवा के मध्य भाग से होता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, निम्न में कंठ वर्ण है। तो कंठ वर्ण होता है अ, ह और विसर्ग, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, र धन म का रूप है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मर, यानी म पे आसमानी र। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्र में पूर्ण वर्ण है। तो प्र में र पूर्ण वर्ण होता है, क्योंकि इसका जो संधि विच्छेद होता है वो होता है प धन र, जहाँ पर प होता है वो आधा होता है, यानी व्यंजन के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं। तो हम जानते हैं उपसर्ग हमेशा शब्द के पूर्व में लगाया जाता है। यहाँ पे अधि शब्द उपसर्ग है और मानता शब्द मूल शब्द है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है चिन्हित कीजिए। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति है। तो यहाँ पर उप प्रधानाचार्य में तत्सम उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, प्रत्यय होता है। तो प्रत्यय एक शब्दांश होता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, लोकसभा में मंत्रियों का पागलपन स्पष्ट दिखाई देता है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस कोटि का उपसर्ग है। तो इसमें आंसर कोई नहीं होगा, जबकि विभाग ने इसका आंसर देशज शब्द दिया है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद है। तो प्रयोग के आधार पर शब्द भेद दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विकारी, दूसरा होता है अविकारी। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं,
पनही शब्द का तत्सम रूप है, तो पनही शब्द का जो तत्सम रूप होता है वो होता है उपाना, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं यूपी त्रिपुरेसी जेई 2016 का पेपर जो 2021 में हुआ है। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। अतिवृष्टि, अदृश्य, आकर्षण शब्दों के सही विलोम शब्द होंगे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अतिवृष्टि का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अनावृष्टि, अदृश्य का विलोम होगा सदृश्य और आकर्षण का विलोम होगा विकर्षण। आगे देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा गद्यांश से वर्णित तथ्यों के आधार पर उत्तर दें। तो इसका पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत अनुच्छेद में महान आत्मा पद के लिए कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में बता दूं। गांधी जी एक महान आत्मा पद के लिए उनके लिए महात्मा शब्द का उपयोग किया जाता है। तो ये हम पूरा जो पैसेज पढ़ेंगे या गद्यांश पढ़ेंगे तो इससे हम अर्थ निकाल दें, जिसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन द्वारा हल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए गांधी ने किन नीतियों की वकालत की थी। तो गांधी जी हमेशा अहिंसा को मानते थे, यानी यहाँ पैसेज में लिखा गया अहिंसक, यानी हिंसा को न मानने वाला है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए है, हिंसा का प्रयोग किए बिना भेदभाव के खिलाफ लड़ना, यानी करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, महात्मा गांधी किसके अग्रगामी थे। तो महात्मा गांधी सत्याग्रह के अग्रगामी थे, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट, क्योंकि पैसेज में जो लिखा है वहां पे लिखा है सत्याग्रह या अहिंसक सविनय अवज्ञा के जरिए विरोध प्रदर्शित किए, तो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन होगा सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के तुरंत बाद गांधी ने अपना समय कैसे व्यतीत किया। यहाँ पैसेज में हम देखते हैं कि गांधी जी जब 46 वर्ष की आयु में भारत लौटे तो उन्होंने पूरे देश की यात्रा आरंभ की और कई स्थानीय विवादों को निपटाने में मदद की। अर्थात वो दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद वो स्थानीय झगड़ों को सुलझाएं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो वो लड़े थे रंग भेद के खिलाफ, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा, क्योंकि भारतीयों के खिलाफ अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ लड़े थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मस्ती में गाड़ी चला रहे सुमन ने सामने अचानक ट्रक आ जाने से वह गहरी नींद से जाग गया। प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा होगा। तो यहाँ पर दिया है गहरी नींद से जाग गया, अर्थात इसका जो उचित मुहावरा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तंद्रा भंग हो जाना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लकड़ी कौन से संज्ञा भेद का शब्द है। तो यह है द्रव्यवाचक संज्ञा भेद, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हम और तुम और श्याम को अवश्य जाना है, उस वाक्य में कौन सा भाग गलत है। तो यहाँ हम और तुम जो है यह गलत है, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए मुझे तुम्हें और श्याम को अवश्य जाना, यह करेक्ट वाक्य होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दिए गए बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर के उनके विलोम शब्दों से मिलाइए। तो जो उर्वरक का विलोम शब्द होगा वो होगा ऊसर, और बंजर का जो विलोम शब्द होगा वो होगा उपजाऊ। गरिमा का जो विलोम शब्द होगा वो होगा लघिमा। आग्रह का विलोम शब्द होगा दुराग्रह, यानी ऑप्शन नंबर जो इसका करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्न में से क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। तो यहाँ छोटा ई जो है वो दीर्घ स्वर नहीं होता है, लघु स्वर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द होंगे क्रमशः। तो पेड़ का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा विटप या पादप। उत्तम का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा मुख्य। और लता का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा बेल, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। वह किला जिसे तुमने देखा था वह अब खंडहर हो गया। प्रस्तुत वाक्य में कौन सा भाग गलत है? तो इसमें जो गलत वाक्य होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वह अब। यहाँ पर केवल होना चाहिए अब। तो इसका जो करेक्ट वाक्य होगा वो होगा वह किला जिसे तुमने देखा था अब खंडहर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मेरे को पुस्तक चाहिए। प्रस्तुत वाक्य में कौन सा भाग गलत है? तो यहाँ पर मेरे को यह गलत है, क्योंकि यहाँ होना चाहिए मुझे पुस्तक चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मुहावरों को उनके सही अर्थों से मिलान करें। तो आंचल पसारना, इसका जो अर्थ होगा वो होगा प्रार्थना करना। उड़ती चिड़िया पहचानना यानी मन की बात जानना। कंचन बरसना यानी लाभ ही लाभ होना। कलम तोड़ना बहुत अच्छा लिखना, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तुम रात को कहानी सुनाई, उस वाक्य में कौन सा भाग गलत है? तो इसमें तुम शब्द जो है वह गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए तुमने रात को कहानी सुनाई। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। दिए गए बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर के उनके विलोम शब्दों से मिलाइए। तो यहाँ पर होगा स्थूल का जो विलोम शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, स्थूल का विलोम शब्द होगा वो होगा सूक्ष्म। स्नेह सिक्त का विलोम शब्द होगा स्नेह रिक्त। विराट का विलोम शब्द होगा क्षुद्र। और मौन का विलोम शब्द होगा सस्वर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा यह करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो अंधकार का जो पर्यायवाची शब्द वो नीलय नहीं होगा, क्योंकि नीले का जो अर्थ होता है वो होता है घर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द होंगे क्रमशः ब्रह्मा, सेवक, ग्रीष्म। तो ब्रह्मा का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा चतुरानन। सेवक का विलोम पर्यायवाची होंगे भृत्य। और ग्रीष्म का विलोम शब्द होंगे निदाग, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से यमुना के सही पर्यायवाची शब्द हैं? तो यमुना के जो पर्यायवाची शब्द होंगे वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें जो होगा अर्कसुता, रवि तनया, कालिंदी, ये सब यमुना के पर्यायवाची शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। छोटी सी गलती पर पिताजी ने ऐसे उपदेश दिए कि मैं नतमस्तक हो गया। प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा होगा। तो जो ये उसके लिए उचित मुहावरा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सुक्ति बाण चलाना। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। लोकोक्तियों को उनके सही अर्थों से मिलान करें। मान न मान मैं तेरा मेहमान। तो इसका जो करेक्ट मिलान होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी से जबरदस्ती गले पड़ना। सुनिए सबकी करिए मन की। तो इसका जो मिलान होगा वो डी से होगा, यानी अंतःकरण की बात माननी चाहिए। 3 का होगा काला अक्षर भैंस बराबर का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल अनपढ़। जैसे नाग नाथ वैसे साफ नाथ। तो इसका जो होगा वो होगा दोनों ही दुष्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। जिसको आपने बुलाया था वह अब विद्यालय गया है। प्रस्तुत वाक्य में कौन सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ प्रयोग हुआ है संबंधवाचक का, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है।
दिए गए बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर के उनके विलोम शब्दों से मिलाइए। तो गणतंत्र का जो विलोम शब्द होता है वो होता है परतंत्र, सॉरी, विलोम, गणतंत्र का जो विलोम शब्द होता है वो होता है राजतंत्र। स्वतंत्र का जो विलोम शब्द होता है वो होता है परतंत्र। वैतनिक का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अवैतनिक। और दहन का जो विलोम शब्द होता है वो होता है शमन। यानी ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो करेक्ट होगा। थैंक यू।